नमस्कार विद्यार्थियों, पॉलिटिकल साइंस क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। और लोकतंत्र नामक अपनी एक विस्तृत इकाई का अध्ययन चल रहा है और इसी क्रम में मैंने आज का जो प्रकरण है वो लिया है। आज का जो प्रकरण है उसको ठीक से समझें, इससे पहले मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ, आपसे आशा करता हूँ कि आप जो पहले के लोकतंत्र नामक अध्याय पे जो पहले के दो लेक्चर डाले गए हैं उनको आप ठीक से देखें, उनको पढ़ें। तो उनको ठीक से पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आज का जो व्याख्यान है वो आप ठीक से समझ पाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट्स के माध्यम से जो आगामी परीक्षाएं हैं उनके मुताबिक लेक्चर तैयार करने के लिए मुझे बताया है, अवगत करवाया है। मैं प्रयास करूंगा कि अपने कोर्स को पूर्ण करते हुए मैं उन जो टॉपिक्स हैं उनको भी समाहित करूं इसमें। तो आज का जो लेक्चर है, व्याख्यान है, वो मैंने पहले से ही इसका जो प्रकरण है वो श्यामपट्टी पे लिख के रखा है और आप देख सकते हैं। मैंने आज जो लिखा वो लिखा है उदार लोकतंत्र के लक्षण। उदार लोकतंत्र के लक्षण। लोकतंत्र नामक जो अपनी इकाई है उसका आगामी व्याख्यान है, ये व्याख्यान नंबर 3। तो हम बात कर रहे थे लोकतंत्र की और आज आपके लिए एक नया शब्द आया है उदार। उदार शब्द आया है तो निश्चित रूप से आपके लिए कन्फ्यूजन हो सकता है अपने आप में कि ये उदार शब्द है, ये क्या है, लोकतंत्र से पहले ये विशेषण क्यों लगाया गया है, या लोकतंत्र के पहले ये शब्द क्यों जोड़ा गया है, लोकतंत्र और उदार लोकतंत्र में क्या मूलभूत अंतर है। तो मैं पहले आपके सामने इस उदार लोकतंत्र, मैंने इसको क्यों बोला है और उदार लोकतंत्र के लक्षण हमें क्यों पढ़ने आवश्यक हैं, इसको मैं पढ़ाऊं उससे पहले मैं उदार जो शब्द है या उदारवाद शब्द है उसकी व्याख्या आपके सामने संक्षिप्त रूप से बता देता हूं आपको। देखिए, एक शब्द समझना है आपने को, उदारवाद। उदारवाद के साथ ही जुड़ा है उदार शब्द। उदारवाद एक विचारधारा के रूप में हमें पढ़ना है। उदार जो शब्द है उसकी व्याख्या आपको समझनी है। मैंने लोकतंत्र से पहले जो शब्द जोड़ा है उदार, तो उदार शब्द जब भी आप बोलेंगे, पॉलिटिकल साइंस के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, उदार शब्द, लिबरल शब्द आप जहाँ कहीं भी सुनते हो, पढ़ते हो, या पॉलिटिकल साइंस में जहाँ कहीं भी इसका जिक्र रहेगा, तो उदार का आपको वास्तविक अर्थ क्या ग्रहण करना है। पहले मैं आपको ये क्लियर करता हूँ, फिर मैं आपको ये बताऊँगा कि उदार लोकतंत्र इसको क्यों बोला गया है या लोकतंत्र से पहले उदार शब्द क्यों काम में लिया गया है। तो देखिए, उदार शब्द बोलूँगा मैं जब, तो उससे 3 बातों का बोध होगा। नंबर 1, व्यक्ति विवेकशील है। व्यक्ति विवेकशील है, ये उदारवाद की मान्यता है। और उदारवाद की इस मान्यता को जो कोई स्वीकार करता है कि प्रत्येक व्यक्ति है वो विवेकशील होता है, उसमें ज्ञान, बुद्धि, तर्क की क्षमता होती है, वो व्यक्ति अपने आप में उदार है। एक मान्यता इसकी है, उदारवाद की जो मान्यता है उसका नाम है व्यक्ति विवेकशील होता है। नंबर 2, स्वतंत्रता को एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है। स्वतंत्रता को एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है। उदारवाद का यह मानना है कि स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति के लिए एक बुनियादी सिद्धांत है, उसे बुनियादी अधिकार है, उसे और कोई राइट मिले या नहीं मिले, लेकिन उसको स्वतंत्रता का मिलना नितांत आवश्यक है। तो उदारवाद की मान्यता है ये। और उदार जो व्यक्ति होगा या उदार सोच का जो व्यक्ति होगा वो निश्चित रूप से ये विश्वास रखता है कि स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक है, अत्यावश्यक है। और तीसरी बात, उदारवाद की जो मान्यता है वो है व्यक्ति की आर्थिक क्रिया में, व्यक्ति की आर्थिक क्रिया का मतलब है वो धन उपार्जन के लिए जितने कार्य करेगा, व्यक्ति की आर्थिक क्रियाएं राज्य से अप्रभावित रहें, राज्य से अप्रभावित रहें। उदारवाद की ये 3 मान्यताएं हैं। उदारवाद की इन 3 मान्यताओं को मानने वाला व्यक्ति या इसमें विश्वास रखने वाला व्यक्ति है, उसको हम बोलेंगे उदार व्यक्ति। ये अपने आप में उदार सिस्टम। कोई ऐसी व्यवस्था बनी हुई हो जो व्यवस्था इस बात में विश्वास करती हो कि व्यक्ति विवेकशील होता है, व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, उसके लिए आवश्यक है। और तीसरी, व्यक्ति की जो आर्थिक क्रियाएं हैं, व्यक्ति धन उपार्जन के लिए जो क्रियाएं करता है, उसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप, यानी सरकार का कोई हस्तक्षेप, शासन का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये 3 मान्यताएं हैं। इन मान्यताओं को स्वीकार करने वाला व्यक्ति है, उसको हम कहेंगे ये उदार व्यक्ति है या उदारवाद में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है। तो उदार शब्द बोलते ही 3 शब्द हमारे सामने आएंगे, 3 लाइनें हमें सामने रखनी है। उदार कोई है, इसका मतलब वो व्यक्ति की विवेकशीलता में विश्वास करता है, व्यक्ति की बुद्धि, तर्क
उसमें विश्वास करता है। दूसरा, उदार जब हम बोलते हैं तो हमें ये समझना है, चाहे किसी व्यवस्था के लिए उदार बोलें, किसी व्यक्ति के लिए उदार बोलें, किसी गांव के लिए उदार बोलें, किसी राष्ट्र के लिए उदार बोलें कि उदार राष्ट्र है, उदार राज्य है, तो इसका मतलब है वो इन 3 चीज़ों में विश्वास करता है। बेसिकली जो उदारवाद है और लोकतंत्र है, उनका उद्भव है वो अलग अलग धाराओं में हुआ है, अलग अलग स्थान पे हुआ है। उदारवाद की जो शुरुआत है वो हम पढ़ चुके हैं कि 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन में जॉन लॉक का जिक्र मैंने पहले वाले चैप्टरों में किया है। जॉन लॉक हैं, उसको हम बोलते हैं उदारवाद का पिता। और जॉन लॉक का जो संबंध है वो ब्रिटेन से है, इंग्लैंड से है, तो ब्रिटेन को हम बोलते हैं उदारवाद का घर, क्योंकि जॉन लॉक ने ही सबसे पहले व्यक्ति की विवेकशीलता में विश्वास किया था, व्यक्ति की विवेकशीलता को बढ़ाने का प्रयास किया था, या कह सकते हैं स्वतंत्रता को एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में मान्यता दिलाई थी। तो ये इस 3 विशेषताओं को ग्रहण करने वाला कोई भी, चाहे व्यक्ति हो, संस्था हो, राज्य हो, राष्ट्र हो, गांव हो, कुछ भी हो, वो अपने आप में उदार है, लिबरल है, और ऐसी विचारधारा में विश्वास रखने वाला उदारवादी है। तो ये हमें समझना है। अब मैं बता चुका हूं उदारवाद। अब हम बात करते हैं लोकतंत्र की। तो लोकतंत्र है वो उदारवाद के साथ कैसे जुड़ गया, हमें ये समझना है कि मैंने यहाँ पे उदार लोकतंत्र के लक्षण आज के प्रकरण का नाम रखा है। तो उदारवाद है वो लोकतंत्र के साथ कैसे जुटा है, इस संबंध को आपको समझना है। तो इस संबंध में मैं आपको बता रहा हूं कि 17वीं शताब्दी में जॉन लॉक थे, वो इंग्लैंड में इसकी शुरुआत कर चुके थे। अब जब जॉन लॉक ने इन 3 मान्यताओं को अपने समाज के सामने रखा, नागरिकों के सामने रखा, तो इससे क्या हुआ? तो तीसरी चीज है, व्यक्ति की आर्थिक क्रियाएं राज्य से अप्रभावित हैं। इस बात में जब विश्वास किया गया तो क्या हुआ? व्यक्ति की जो आर्थिक क्रियाएं थी वो राज्य से अनियंत्रित हो गई। और क्या हुआ? सभी व्यक्ति हैं वो धन उपार्जन के लिए, आर्थिक क्रियाएं करने के लिए सभी में समान योग्यताएं नहीं होती हैं। तो इससे हुआ ये कि तत्कालीन जो ब्रिटेन का समाज है, इंग्लैंड का जो समाज है, उसमें एक पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। एक पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ क्योंकि जिन लोगों ने कल कारखानों के माध्यम से, क्योंकि कल कारखाने खोल लिए, राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, कल कारखानों के मालिक थे वो पूंजीपति बनते चले गए, और उनमें काम करने वाले जो लोग थे, कामगार जो लोग थे, मजदूर जो लोग थे, उनकी स्थिति दयनीय होती चली गई, खराब होती चली गई। ये इंग्लैंड की स्थिति है। जब कामगारों का बहुत सारा समूह बन गया और वो पूंजीपतियों के यहाँ पे काम करते चले गए, तो पूंजीपति जब बने हैं तो कहने का मतलब है उद्योग भी वहाँ पे लगे हैं। उद्योगों के माध्यम से, कल कारखानों के माध्यम से, मिलों के माध्यम से ही तो कोई व्यक्ति ने कारखाने स्थापित किए, फिर वो पूंजीपति बना है। तो इसका परिणाम ये हुआ कि इंग्लैंड में, तत्कालीन जो इंग्लैंड का समाज था, ब्रिटेन का समाज था, उसमें एक बड़े वर्ग का उदय हुआ, और उसमें साथ साथ शहरीकरण भी बढ़ा। शहरीकरण बढ़ गया क्योंकि कल कारखाने कहाँ लगे? शहरों में लगे। तो शहरीकरण बढ़ गया, और तत्कालीन इंग्लैंड के जो शहर थे, उन शहरों में 2 ही तरह की आबादियां थी, कामगार आबादी और पूंजीपति। पूंजीपति तुच्छ, या मैं कह सकता हूं कुछ मुट्ठी भर लोग थे, जबकि बड़ा कामगार वर्ग था। अब धीरे धीरे स्थितियां ऐसी बनती चली गई कि कामगार का वर्ग का शोषण होता चला गया। पूंजीपति थे वो कल कारखानों के लाभ के माध्यम से और अधिक अपनी पूंजी इकट्ठी करने लगे, और कामगार वर्ग का शोषण होता चला गया। इसी समय कामगार जो वर्ग था, मजदूर जो वर्ग था, श्रमिक वर्ग था, उसको अपने कुछ अधिकारों की मांग उन्होंने करनी शुरू कर दी कि साहब ये तो हमारे साथ अन्याय हुआ है, इस तरह की व्यवस्था में तो जो पूंजीपति हैं वही लाभ कमा रहे हैं, हम कामगार जो मजदूर वर्ग हैं वो इतना भी नहीं कमा पा रहे हैं कि 2 जून की रोटी जुटा सकें। तो विरोध शुरू हुआ, और इस कामगार वर्ग ने राजनीतिक अधिकारों की मांग करी। राजनीतिक अधिकार, कि हमें कुछ राजनीतिक अधिकार होने चाहिए, ऐसे तो हमारा शोषण होता चला जाएगा। राजनीतिक अधिकारों के फलस्वरूप उस कामगार वर्ग को, उस श्रमिक वर्ग को, उस मजदूर वर्ग को, उस गरीब वर्ग को, या कह सकते हैं निम्न वर्ग को जो अधिकार मिला, वो सबसे पहले मिला सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, कि वो अपने वोट के माध्यम से, अपना एक व्यक्ति एक वोट सिस्टम वहाँ पे आया, अर्थात एक व्यक्ति को एक वोट मिलेगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी सिद्धि थी। तो राजनीतिक अधिकारों में जो अधिकार उनको मिला वो मिला सार्वजनिक या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये इनको यहाँ से मिला है। तो देखो, सार्वजनिक जो वयस्क मताधिकार है ये एक राजनीतिक अधिकार है जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। तो सार्वजनिक जो वयस्क मताधिकार है वो वास्तव में अगर हम देखें तो उदारवाद की उपज है। वो उदारवाद के कारण वो अस्तित्व में आया है, और जो उदारवादी सोच के लोग थे, जो पूंजीपति बने हुए थे, उन लोगों ने ही इस अधिकार को मान्यता दिलाई है। इस कारण से हम लोकतंत्र के लिए जो शब्द काम में लेते हैं बोलते हैं उदार लोकतंत्र। पूरी दुनिया में लोकतंत्र को एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये बात और है कि लोकतंत्र के विविध रूप, विविध आयाम हैं, वो अलग अलग देशों में प्रचलित हैं। लेकिन
लोकतंत्र के साथ जब तक और कोई बात हम नहीं जोड़ते हैं और कोई विशेषण नहीं जोड़ते हैं, तब तक उसका मतलब यही है कि ये उदार लोकतंत्र है। अर्थात व्यक्ति की विवेकशीलता में विश्वास लोकतंत्र की मुख्य बात है, स्वतंत्रता है वो लोकतंत्र की एक अच्छी बात है, या स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो लोकतंत्र की एक बुनियादी शर्त है। इसी तरह से व्यक्ति की जो आर्थिक क्रियाएं थी, जो उदारवादी सोच की, उदारवादी विचारधारा की उपज थी, वो धीरे धीरे नियंत्रित हुई है। अभी हम देखते हैं कि वर्तमान में भी किसी भी व्यक्ति को आर्थिक क्रियाएं करने की आज़ादी है लोकतंत्रात्मक देशों में, लेकिन सरकार उसको अपने हितों के अनुरूप मॉडरेट करती है, थोड़ा सा उसको नियमित करती है, रेगुलाइज करती है। तो हमें ये देखना है कि उदार और लोकतंत्र शब्द हम क्यों एक साथ काम में ले रहे हैं। तो ये है उदार लोकतंत्र। तो उदार लोकतंत्र के कुछ लक्षण आज हमें पढ़ने हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि हम कैसे पहचान करेंगे कि किसी देश में लोकतंत्र है या नहीं है, या उसमें उदार लोकतंत्र है या नहीं है। और वास्तव में अगर लोकतंत्र की विविध जो आयाम हैं, विभिन्न धाराएं हैं, उनमें जो लोकतंत्र के समीप बैठती है उसका नाम उदार लोकतंत्र है। और वास्तव में अगर हम कहें तो लोकतंत्र की जो मूल भावना है उसके साथ उदारवाद जुड़ा हुआ है, तो लोकतंत्र की मूल भावना ही उदारवाद की मूल भावना है। इसलिए इसको जो शब्द युग्म चुना गया इसके लिए, वो चुना गया है उदार लोकतंत्र। तो उदार लोकतंत्र के कुछ लक्षण हमें पढ़ने हैं, आज की हमारा इस प्रकरण का नाम भी यही है। तो हम कैसे पहचान करेंगे कि, या कैसे हम जानेंगे कि किसी देश में, किसी राज्य में, किसी स्थान पर, किसी समूह में कैसे उदार लोकतंत्र वहाँ पे है या नहीं है, उसकी पहचान के मायने क्या हैं, ये हमें देखना है। तो सबसे पहला जो लक्षण होगा उदार लोकतंत्र का, जो अपरिहार्य है, अगर वो लक्षण, मैं आज जिन 5 लक्षणों की बात कर रहा हूँ उदार लोकतंत्र के, उसमें से एक भी अगर वहाँ पे नहीं है, 5 में से कोई एक भी लक्षण वहाँ पे नहीं है, तो हम उसको उदार लोकतंत्र या वास्तविक लोकतंत्र या लोकतंत्र भी नहीं मान सकते उसको। तो हमें देखना है उन 5 लक्षणों को। पहला जो लक्षण है उदार लोकतंत्र का, वो ये है कि एक से अधिक राजनीतिक दलों में सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा हमें यह समझना है कि जहां कहीं भी लोकतंत्र होगा, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होगी, वहां पे जो राजनीतिक दल होंगे वो एक से अधिक होंगे। अगर वहां पे एक ही राजनीतिक दल है तो उस व्यवस्था को, उस शासन प्रणाली को हम लोकतंत्र नहीं कहेंगे। लोकतंत्र की कसौटियों पर वो शासन व्यवस्था सही नहीं उतरती है। ऐसी व्यवस्था का नाम लोकतंत्र नहीं हो सकता। तो पहली शर्त है एक से अधिक राजनीतिक दलों का अस्तित्व है। हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि एक से अधिक राजनीतिक दल होने ही चाहिए, वहां पे होने आवश्यक हैं। और एक से अधिक राजनीतिक दल क्यों होंगे? क्योंकि देखो, उदारवाद की जो मूल मान्यता है वो ये है कि व्यक्ति विवेकशील है, व्यक्ति को स्वतंत्रता संबंधी अधिकार है। अब जब व्यक्ति विवेकशील है तो कोई आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति उसको एक माना गया है, प्रत्येक व्यक्ति को एक माना गया है। अब व्यक्ति सारे समान नहीं हो सकते, उनको सारे स्वतंत्रता के अधिकार मिले हुए हैं, वाक, अभिव्यक्ति, भाषण देने की स्वतंत्रता सब मिली हुई है। तो व्यक्ति जब विवेकशील है तो उसे अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है, उसे अपने अनुभव या अपना बोलने की या अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है। और व्यक्ति जब विचार रखता है तो सबके विचार एक जैसे नहीं हो सकते। तो निश्चित रूप से उदार लोकतंत्र में अलग अलग विचार समूह होंगे, अलग अलग व्यक्ति होंगे जिनके अलग अलग विचार हैं। अब जब उदार सिस्टम में इतने अधिक विचार हो जाएंगे, विचार क्या हो गए? एक से अधिक हो गए। फिर सभी व्यक्ति विवेकशील हैं, कोई अच्छा विचार रखता है, कोई बुरा रखता है, कोई मध्यम रखता है। और ये कसौटी लोकतंत्र के माध्यम से ही कसी जाएगी कि कोई विचार कितना ठीक था या नहीं था। तो ये क्या हो गया? एक से अधिक राजनीतिक दल होंगे वहाँ पे निश्चित रूप से। जब स्वतंत्रता वहाँ पे दी गई है तो व्यक्ति है वो अपनी अभिव्यक्ति को बढ़ाएगा, अभिव्यक्तियाँ सबकी एक जैसे नहीं होंगी, तो वहाँ पे अलग अलग विचारों का, अलग अलग विचारधाराओं का सामंजस्य रहेगा उस क्षेत्र में। उन्हीं के आधार पर वहाँ पे एक से अधिक राजनीतिक दल बन जाएंगे, उनका निर्माण हो जाएगा। अगर मैं बात कर लूँ भारत की, बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो सत्ता के लिए संघर्ष करते हैं। यहाँ पे प्रतियोगिता है, उनमें कंपटीशन है। प्रत्येक दल चुनाव से पहले अपना चुनावी घोषणा पत्र रखता है और किस तरह से वो देश की कल्याण की योजना है वो मतदाताओं के सामने लेके जाता है। एक दूसरा दल है वो भी लेके जाता है, तीसरा दल भी है, चौथा दल, बहुसंख्यक है यहाँ पे, तो बहुत सारे दल हैं। तो दल हैं, उनमें मुक्त प्रतिस्पर्धा का होना आवश्यक है। इस कसौटी से अगर हम देखें तो भूतपूर्व जो सोवियत संघ है और वर्तमान जो जनवादी चीन है उसको उदार लोकतंत्र नहीं माना जा सकता, क्योंकि उन देशों में जो शासन सत्ता है वो एक दल के माध्यम से ही चलती है और वो है साम्यवादी दल। तो साम्यवादी दल की बात कर लूं तो
भूतपूर्व सोवियत संघ, जब मैं बोल रहा हूँ भूतपूर्व सोवियत संघ तो उसका मतलब है 1991 से पहले का रूस, 1991 से पहले का रूस। उसमें केवल साम्यवादी दल ही शासन सत्ता में भाग लेता था। दूसरा, वर्तमान जो चीन है, जनवादी चीन जिसको हम बोलते हैं, वर्तमान चीन है, उसको भी हम उदार लोकतंत्र की कैटेगरी में नहीं रख सकते, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, एक ही दल है। सत्ता के लिए अलग अलग दल नहीं है, अलग अलग विचार नहीं है। अब जब दल एक ही है तो इसका मतलब हो गया एक ही विचार श्रेष्ठ है, एक ही विचार में सब दल विश्वास रख रहे हैं। विचार एक नहीं हो सकते, क्योंकि उदारवाद की मान्यता है कि व्यक्ति विवेकशील है, और व्यक्ति जब विवेकशील है तो व्यक्ति पर सब कुछ छोड़ दिया गया है, तो निश्चित रूप से व्यक्तियों के विचार या व्यक्तियों के समूह के विचार हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग विचारों को मान्यता दी जाती है। तो यहाँ पे तो साम्यवादी विचार या साम्यवादी दल एक ही है, इसलिए ये उदार लोकतंत्र की कैटेगरी में नहीं आ सकता। तो उसका पहला जो लक्षण था वो ये था कि राजनीतिक दलों में खुली या मुक्त स्पर्धा प्रतिस्पर्धा होनी आवश्यक है, एक से अधिक राजनीतिक दलों का अस्तित्व होना अत्यावश्यक है। नंबर 2 जो इसका है वो है राजनीतिक जो पद हैं, पद किसी विशिष्ट वर्ग की, राजनीतिक पद किसी विशिष्ट वर्ग की बपोती न हो। राजनीतिक पद किसी विशिष्ट वर्ग की बपोती न हो, ये जो सेंटेंस है, जो मैंने दूसरा लक्षण लिखा है, इसका दूसरी शर्त लिखी है जो उदार लोकतंत्र की। राजनीतिक पद, राजनीतिक पद का मतलब है राजनेताओं द्वारा चुनाव जीतकर प्राप्त किए जाने वाले पद। अगर मैं बात कर लूँ भारत के दृष्टिकोण से, तो भारत में जो मंत्रिमंडल है वो राजनीतिक है अपने आप में। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सारे के सारे पद क्या हैं, राजनीतिक पद हैं। वो मतदान के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से जो लोग चुनाव में विजयी होते हैं वही ये पद प्राप्त करते हैं। अब अगर ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं हो और राजनीतिक जो पद हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, ये पद किसी विशिष्ट वर्ग को नहीं दिए गए हों, ऐसा नहीं हो कि कोई वर्ग है जो कह रहा है कि भाई जन्म से ही मेरे पिता मंत्री थे या मेरे पिता प्रधानमंत्री थे तो मैं भी अब प्रधानमंत्री, या कोई जाति विशेष ये कह दे या कोई वर्ग विशेष ये कह दे कि साहब मैं तो राजनीतिक पद मेरे दादा के पास था, मेरे पिता के पास, अब मुझे मिलना चाहिए। नहीं, लोकतंत्र की ये शर्त है कि राजनीतिक पद है वो किसी विशिष्ट वर्ग को नहीं मिलेगा, बल्कि निश्चित समय पश्चात होने वाले चुनाव में जो लोग विजयी होंगे, जनादेश जिसको मिलेगा, वोट जिसको अधिक मिलेंगे, चुनाव जीतकर जो आएगा, राजनीतिक पद वो व्यक्ति प्राप्त करेगा। कोई धर्म, कोई जाति, कोई लिंग विशेष ये राजनीतिक पद प्राप्त करने के लिए योग्यताएं नहीं है। यहाँ पे योग्यता मात्र एक है, और वो ये है कि प्रत्येक समयावधि के पश्चात, प्रत्येक अवधि के बाद में होने वाले जो चुनाव हैं, उन चुनाव में किसी व्यक्ति विशेष को, किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि व्यक्ति को विवेकशील माना गया है, तो सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, चुनाव लड़ सकते हैं। अगर बात कर लें हम और अधिक इसको मैं समझाने के दृष्टिकोण से बात करूं, तो अगर भारत में हम बात कर लें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, इसके लिए क्या होता है, आपने कभी सुना हो विधानसभा सदस्य का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति जो विधायक बनता है वही बाद में मुख्यमंत्री बनता है। तो विधानसभा सदस्य के चुनाव लड़ने की जो योग्यताएं हैं, उसमें कोई भी भारत का व्यक्ति एक निश्चित आयु प्राप्त करने के पश्चात चुनाव लड़ सकता है। ठीक वैसे ही लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बनता है। तो ऐसा व्यक्ति है, तो लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव जब होगा तो उसमें ऐसी कोई योग्यता नहीं डाली जाएगी अमुक अमुक व्यक्ति लड़ सकते हैं, नहीं, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। कोई भी व्यक्ति चुनाव जीतकर अपनी पार्टी का समर्थन प्राप्त करके, अपने दल का समर्थन प्राप्त करके प्रधानमंत्री पद को प्राप्त कर सकता है। तो राजनीतिक पद किसी विशिष्ट वर्ग की बपोती नहीं हो सकते। अगर हम बात कर लें उत्तरी कोरिया जैसे देशों की, किम जोंग जैसे तानाशाह वहाँ पे बने बैठे हैं, तो वो वंशानुगत चले आ रहे हैं। तो ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि राजनीतिक पद उसको मिलेंगे जो चुनाव जीत कर आएगा, अर्थात जो जनता का समर्थन प्राप्त करेगा। ये एक और महत्वपूर्ण विशेषता है। ये विशेषता जहाँ पे नहीं होगी, ऐसी व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक नहीं कह सकते, उदार लोकतंत्र तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। और तीसरा है, इसका जो लक्षण है वो है सार्वजनीन वयस्क मताधिकार। ये एक और आवश्यक शर्त है जो उदार लोकतंत्र में अर्थात लोकतंत्र में होने आवश्यक है। देखिए, सार्वजनीन वयस्क मताधिकार का मतलब है कि एक निश्चित आयु प्राप्त करने के पश्चात उस देश में या उस राज्य में, वो आयु अलग अलग हो सकती है, अलग अलग देशों में अलग अलग आयु है, हमारे यहाँ पे आयु 18 वर्ष है। एक निश्चित आयु प्राप्त करने के पश्चात उस व्यक्ति को मत डालने का अधिकार मिल जाता है, चाहे वो व्यक्ति गरीब हो,
अमीर हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, कैसे भी विचार रखता हो, ऐसे व्यक्ति को मताधिकार दिया गया है। एक व्यक्ति एक वोट सिस्टम अपनाया गया है। कोई व्यक्ति अगर बहुत बड़े पद को धारण करता है तो भी उसे एक ही वोट मिलना है चुनाव के समय, और कोई व्यक्ति निम्न श्रेणी का मजदूर है, बहुत गरीब है, बेघर है, तो भी उसको एक ही वोट मिलता है। तो ये एक आवश्यक शर्त है कि एक निश्चित आयु प्राप्त करने के पश्चात उस देश में या उस राज्य में उसके प्रत्येक नागरिक को मत डालने का अधिकार दिया जाए। भारत का जो संविधान लागू है उसके पश्चात से ही ये सिस्टम यहाँ पे लागू हो रहा है। यद्यपि ये बात और है कि पहले ये जो मताधिकार की आयु थी ये 21 वर्ष थी, अब इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। अब 18 वर्ष करने के पश्चात उसमें न तो कोई जाति का भेद हो सकता, न लिंग का, न धर्म का, न क्षेत्र का, किसी भी तरह का कोई भेद नहीं होगा। एक शिक्षित व्यक्ति या बहुत पैसे वाला या अमीर व्यक्ति का वोट और एक गरीब व्यक्ति का वोट या किसी भी क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति का जो वोट है वो एक ही माना जाएगा। ये जो सिस्टम है ये लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी, मैं कह सकता हूँ कि लोकतंत्र की एक आवश्यक शर्त है। ये जो अगर नहीं होगा, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार वहाँ पे नहीं होगा, किसी वर्ग विशेष को मताधिकार दिया गया हो या भारित मतदान हो। भारित मतदान का मतलब है कुछ व्यक्तियों के मतदान का भार ज़्यादा हो, कुछ व्यक्तियों के मतदान का भार कम हो। मान लीजिए एक उच्च वर्ग या उच्च जाति का व्यक्ति है, वो जब वोट डाल के आया तो उसके वोटों की काउंट 2 मानी गई है। एक दूसरा व्यक्ति है जो गाँव का रहने वाला है, जो शहर में नहीं रह रहा है, उसका वोट एक ही माना गया। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन इस पर नहीं हो सकता, सभी के मतों को बराबर माना गया है और एक व्यक्ति एक वोट सिस्टम को अपनाया गया है। इसका मतलब ये लोकतंत्र की दिशा में आवश्यक कदम है, ये लोकतंत्र की पहचान है, उसकी शर्त है। लोकतंत्र में ऐसा होना आवश्यक है। चौथा मैं बात कर लूँ नागरिक स्वतंत्रताओं की। चौथा जो लक्षण है वो होगा नागरिक स्वतंत्रताएं। नागरिक स्वतंत्रताओं का होना आवश्यक है। नागरिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था लोकतंत्र की, मैं कह सकता हूं, आधारभूत मान्यता है। नागरिक स्वतंत्रताएं कम अधिक हो सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्वतंत्रताएं हैं जो नागरिकों को लोकतंत्र में मिलनी ही चाहिए। अगर वो स्वतंत्रताएं नागरिकों को नहीं मिल रही हैं तो फिर लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। वो वास्तविक लोकतंत्र नहीं है, बल्कि छद्म लोकतंत्र है। स्वतंत्रताओं की मैं बात कर लूं तो उसमें एक सबसे बड़ी जो स्वतंत्रता है वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का मतलब है अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति अगर किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहा है तो उसको अपने विचार लिखकर, बोलकर, भाषण के माध्यम से, कैसे भी किसी भी माध्यम से व्यक्त करने की संपूर्ण आज़ादी रहेगी। उसके विचार प्रकट करने के अधिकार पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा। हाँ, कुछ प्रतिबंध हो सकते हैं कि वो व्यक्ति अनर्गल है या कुछ उलूल जुलूल बोल रहा है तो हो सकता है, लेकिन सामान्य दशाओं में, सामान्य अवस्थाओं में किसी भी व्यक्ति को किसी भी सरकार की आलोचना करने का अधिकार है। किसी भी राजनीतिक पद धारित व्यक्ति की तर्कसंगत आलोचना करने का अधिकार है। आप किसी भी सरकार, पार्टी या व्यक्ति की आलोचना तर्कपूर्ण ढंग से कर सकते हैं। तो ये इसके लिए आवश्यक है। तो एक तो नागरिक स्वतंत्रताओं में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। एक मैं बात कर लूँ दैहिक स्वतंत्रता, पर्सनल फ्रीडम। दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है किसी भी व्यक्ति को बंदी नहीं बनाया जा सकता, उसको निजता है व्यक्तिगत रूप। जब तक वो कानून का उल्लंघन नहीं करे उसको जेल में नहीं डाला जा सकता। जब किसी व्यक्ति ने उल्लंघन किया है वो अलग है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति है वो दैहिक रूप से अपने शरीर के साथ उसको पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है कि वो कहीं भी विचरण कर सकता है, घूम सकता है, जा सकता है, कार्य कर सकता है। इस तरह की स्वतंत्रता भी होना आवश्यक है। तो ये स्वतंत्रताएं, इसके अलावा भी देखो बहुत सारी स्वतंत्रताएं। स्वास्थ्य मैं बात कर लूँ, भारतीय संविधान के भाग 3 में जो स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, जो मूल अधिकारों के माध्यम से मिली हुई हैं अपने को, धर्म के पालन की स्वतंत्रता है, धार्मिक आचरण करने की स्वतंत्रता है, अपनी पूजा करने की, या ये कह सकते हैं कि किसी भी तरह के विचारों को मानने की स्वतंत्रता है या नहीं मानने की स्वतंत्रता है। आप आस्तिक भी हो सकते हैं, आप नास्तिक भी हो सकते हैं। सभी को समानता दी गई हो, यहाँ पे किसी स्वतंत्रता मिली हुई हो, धर्म का अधिकार मिला हुआ हो, और इन सब अधिकारों से दूर उन अधिकारों की सुरक्षा भी मिली हुई हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि नागरिकों की जो स्वतंत्रता है वो बाधित नहीं होनी चाहिए। नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए। नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त होंगी, उसी दिशा में वो व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था या उदार लोकतंत्र कहला सकती हैं, अदरवाइज नहीं। पांचवी अगर मैं बात कर लूँ एक आवश्यक शर्त है तो वह है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, देखो
न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, सरकार के 3 अंगों की हम बात कर लें, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका, व्यवस्थापिका में कौन लोग हैं? राजनीतिक लोग हैं। कार्यपालिका में कौन लोग हैं? राजनीतिक लोग हैं। लेकिन आप देखें न्यायपालिका की संरचना में कौन लोग हैं? ऐसे लोग हैं जो विधि के, कानून के जानकार हैं और जो निष्पक्ष प्रवृत्ति के हैं। न्यायपालिका में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी नियुक्त, न्यायपालिका में जो न्यायाधीश हैं उनका चुनाव नहीं होता है। व्यवस्थापिका में जो लोग बैठे हुए हैं विधानसभाओं में, लोकसभाओं में, निश्चित समय पश्चात चुनाव होता है। अगर बात कर लें कार्यपालिका में, कार्यपालिका में कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो व्यवस्थापिका में चुन के आए हैं, तो वो भी राजनीतिक लोग हैं। लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता, नागरिकों को इस बात का आभास होना आवश्यक है, नागरिकों में इस बात का विश्वास होना आवश्यक है कि उनके अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका हो। और स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होगी, न्यायपालिका जैसी संस्था भी जब राजनीतिक जो नेतृत्व है उसके अधीन रहेगी, तो फिर न्याय की कल्पना करना बेमानी होगा। इसलिए लोकतंत्र में न्यायपालिका का स्वतंत्र होना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है यहाँ पे स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का होना अत्यावश्यक है। अगर न्यायपालिका है वो सरकार के द्वारा गाइडेड है, सरकार के द्वारा कभी भी हटाई जा सकती है। आप कल्पना करके देखें भारत में जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया वो कितनी जटिल है। राजनीतिक जो कार्यपालिका है या जो राजनीतिक लोग हैं वो उसको इतना आसानी से नहीं हटा सकते। एक बार उनको पद मिलने के पश्चात संपूर्ण जो समयावधि है उसके लिए सुरक्षा मिली होती है। विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर कभी भी उनको पद से नहीं हटाया जा सकता। पद का उनको कोई खतरा नहीं रहता कि अपना पद हट जाएगा। इसलिए इन लोगों से अपेक्षा होती है कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से निर्णय सुनाएंगे, फैसले करेंगे, नागरिक अधिकारों की रक्षा करेंगे। तो ये 5 शर्तें हैं जो उदार लोकतंत्र में होना आवश्यक हैं। इनके बिना आप लोकतांत्रिक शासन की होने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इन 5 जो लक्षण हैं, शर्तें हैं या विशेषताएं हैं, उनको आप ठीक से समझ पाए हैं, उनको याद कर पाएंगे। धन्यवाद।